ब्रह्मांड कितना विशाल है, कहां से शुरू हुआ और इसका अंत कहां होगा? क्या समय की कोई दिशा होती है? और क्या एक दिन हम ईश्वर के मन को जान पाएंगे? ये ही वो प्रश्न थे जिन्होंने एक व्हीलचेयर पर बैठे एक अद्भुत वैज्ञानिक को पूरी मानवता के विचार बदल देने को प्रेरित किया, स्टीफन हॉकिंग। आज 10 PM ऑडियो बुक्स में हम सुनेंगे उनकी महान पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की कहानी। अध्याय 1, हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर। इस अध्याय की शुरुआत एक मजेदार घटना से होती है। एक महिला कहती है कि पृथ्वी एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है, और जब पूछा गया कि वह कछुआ किस पर टिका है, तो वह जवाब देती है, नीचे तो कछुए ही कछुए हैं। ये उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि कई बार हमारे विश्व के बारे में विचार कितने अधूरे और कल्पनात्मक हो सकते हैं। इसके बाद हॉकिंग बताते हैं कि मानव सभ्यता ने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कैसे शुरू की। सबसे पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी समतल है और ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसमें पृथ्वी को केंद्र में माना गया। बाद में कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर ने बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। इसे हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। हॉकिंग आगे बताते हैं कि विज्ञान में किसी भी सिद्धांत की मान्यता हमेशा अस्थायी होती है, जब तक कोई नया प्रमाण उसे गलत साबित न कर दे। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत एक मॉडल की तरह होते हैं, जो हमारे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशंस और गणना यानी कैलकुलेशंस के अनुसार बदलते रहते हैं। अध्याय के अंत में हॉकिंग ये प्रश्न उठाते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसका कोई अंत होगा, और इसे कौन से नियम संचालित करते हैं। इन्हीं सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश पूरी किताब में की गई है। अध्याय 2, अंतरिक्ष और समय। इस अध्याय में स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि अंतरिक्ष यानी स्पेस और समय यानी टाइम को अलग अलग नहीं समझा जा सकता। दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। नंबर 1, न्यूटन का दृष्टिकोण। आइजैक न्यूटन का मानना था कि समय और अंतरिक्ष पूर्ण हैं, यानी समय हर जगह समान रूप से चलता है और अंतरिक्ष हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ये विचार बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि ये सभी परिस्थितियों में सही नहीं बैठता। नंबर 2, आइंस्टाइन का सिद्धांत। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बताया कि समय और अंतरिक्ष एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। जब कोई वस्तु तेजी से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, यानी समय सापेक्ष है, यह हर व्यक्ति या वस्तु के लिए अलग अलग चल सकता है। नंबर 3, प्रकाश की गति। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे अधिक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, और यही गति समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को परिभाषित करती है। नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण और समय। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण वास्तव में किसी वस्तु का अंतरिक्ष समय को मोड़ना यानी कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है। उदाहरण के तौर पर, जब सूर्य अपने चारों ओर के स्पेस को मोड़ता है तो पृथ्वी उसी मोड़ पर घूमती रहती है। यही गुरुत्वाकर्षण है। नंबर 5, मुख्य निष्कर्ष। अध्याय का सार यही है कि अंतरिक्ष और समय दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वे एक ही संरचना स्पेस टाइम का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड की असली बनावट को तय करता है। अध्याय 4, अनिश्चितता का सिद्धांत। इस अध्याय में स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि हम क्वांटम स्तर पर चीजों को जितनी गहराई से समझते हैं, उतना ही ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति निश्चित नहीं बल्कि अनिश्चित है। ये विचार भौतिकी के सबसे रवधिकारी सिद्धांतों में से एक है, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में दिया था। नंबर 1, शास्त्रीय भौतिकी बनाम क्वांटम भौतिकी। न्यूटन की भौतिकी कहती थी कि अगर हमें किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन
और वेग यानी वेलोसिटी पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि वह भविष्य में कहां होगी। यानी ब्रह्मांड पूरी तरह पूर्वानुमानेय है। लेकिन क्वांटम स्तर पर यह नियम काम नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे कण इतने छोटे और तेज होते हैं कि हम उन्हें मापते ही उनका व्यवहार बदल जाता है। नंबर 2, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि आप किसी कण की स्थिति और उसकी गति यानी मोमेंटम को एक साथ सटीकता से नहीं जान सकते। जितनी सटीकता से आप एक को मापेंगे, उतनी ही अनिश्चितता दूसरे में बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति बहुत सटीकता से मापते हैं तो उसका वेग यानी स्पीड अनिश्चित हो जाती है। अगर आप वेग मापते हैं तो उसकी सही स्थिति गायब हो जाती है। नंबर 3, वेव पार्टिकल डुअलिटी। हॉकिंग बताते हैं कि पदार्थ और प्रकाश दोनों में कण यानी पार्टिकल और तरंग यानी वेव दोनों तरह के गुण होते हैं। लुई ब्रोगली ने कहा कि हर कण की एक तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी कण की तरह व्यवहार करता है तो कभी तरंग की तरह। यही वजह है कि सूक्ष्म स्तर पर चीजें संभावनाओं के आधार पर काम करती हैं, ना कि निश्चित परिणामों पर। नंबर 4, क्वांटम प्रभाव और ऊर्जा। हॉकिंग ये भी समझाते हैं कि खाली स्थान यानी वैक्यूम वास्तव में खाली नहीं होता। वहां भी वर्चुअल पार्टिकल्स बार बार उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। ये क्वांटम स्तर की गतिविधियां बताती हैं कि ऊर्जा का अस्तित्व तयआती रूप से नियम तोड़ सकता है, लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए। इसी वजह से ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 5, हॉकिंग की व्याख्या। हॉकिंग कहते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ भौतिकी का नहीं, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति को समझने की कुंजी है। ब्रह्मांड पूरी तरह निश्चित नहीं है। हर घटना में कुछ न कुछ संभावना शामिल है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हम जो भी देखते या मापते हैं वह सत्य का एक अनुमान है, ना कि पूर्ण सत्य। नंबर 6, निष्कर्ष। अध्याय के अंत में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि क्वांटम सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि प्रकृति अपने भीतर गहराई से अनिश्चित है और यही अनिश्चितता ही ब्रह्मांड की रचना को संभव बनाती है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो भी देखते या मापते हैं वह सत्य का एक अनुमान है, ना कि पूर्ण सत्य। अध्याय 5, मूल कण और प्रकृति की शक्तियां। इस अध्याय में स्टीफन हॉकिंग ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के हर एक कण और शक्ति के पीछे कुछ मूलभूत नियम और बल कार्य करते हैं। उन्होंने इस अध्याय में ये समझाया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कुछ ही प्रकार के कणों मतलब पार्टिकल्स और 4 मौलिक बलों फंडामेंटल फोर्सेस से बना है। भारी 1, पदार्थ के मूल कण एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हॉकिंग बताते हैं कि हमारे चारों ओर की हर चीज, चाहे वो हवा हो, पानी, पत्थर या तारा, सब कुछ परमाणुओं से बना है। परमाणु के भी 3 प्रमुख घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज वाला, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन धनात्मक चार्ज वाला, न्यूट्रॉन बिना चार्ज वाला। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वयं भी क्वार्क्स नामक और छोटे कणों से बने होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने 6 प्रकार के क्वार्क्स खोजे हैं: अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। बारी 2, 4 मौलिक बल 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। हॉकिंग बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में केवल 4 मूल शक्तियां हैं जो हर कण के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ये बल 2 वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। ये बहुत कमजोर है, लेकिन दूर दूर तक असर करता है, जैसे पृथ्वी का हमें अपनी ओर खींचना। वैद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बल विद्युत आवेश वाले कणों के बीच काम करता है। यही बल बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश का कारण है। ये आकर्षित या विकर्षित दोनों कर सकता है। कमजोर नाभिकीय बल, ये बल रेडियोधर्मी विघटन, रेडियोएक्टिव डिके जैसी प्रक्रियाओं में काम करता है। ये सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण है। मजबूत नाभिकीय बल,
ये बल परमाणु के केंद्र मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। यह सबसे शक्तिशाली बल है, लेकिन बहुत छोटे दायरे में काम करता है। बारी 3, बलों का वाहक। हॉकिंग बताते हैं कि इन बलों का प्रभाव कणों के आदान प्रदान से होता है। इन्हें कहा जाता है फोर्स कैरियर पार्टिकल्स या गेज बोसॉन्स। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटॉन काल्पनिक है। विद्युत चुंबकीय बल मतलब फोटॉन। मजबूत नाभिकीय बल मतलब ग्लूऑन। कमजोर नाभिकीय बल मतलब WNZ बोसॉन्स। यानी जब दो कण आपस में बल का अनुभव करते हैं तो वास्तव में वे इन बल वाहक कणों को आदान प्रदान कर रहे होते हैं। बारी 4, एकीकृत सिद्धांत। हॉकिंग कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने कमजोर और विद्युत चुंबकीय बलों को जोड़कर एक नया सिद्धांत बनाया है, इलेक्ट्रोवीक थियरी। अब लक्ष्य है कि इन चारों बलों गुरुत्वाकर्षण, मजबूत, कमजोर और विद्युत चुंबकीय बल को एक ही सिद्धांत में समाहित किया जाए। इसे कहा जाता है थियरी ऑफ एवरीथिंग मतलब संपूर्ण सिद्धांत। हॉकिंग और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एकीकृत सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना दोनों को समझने में मदद करेगा। बारी 5, निष्कर्ष। अध्याय के अंत में हॉकिंग कहते हैं, हम जिस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं वो वास्तव में कुछ ही प्रकार के कणों और शक्तियों का अद्भुत संयोजन है। उन्होंने बताया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं कि क्या मौजूद है, बल्कि ये समझना भी है कि वो सब कैसे और क्यों काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के सबसे रोचक और प्रसिद्ध अध्याय पर। अध्याय 6, ब्लैक होल्स मतलब ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग इस अध्याय में बताते हैं कि ब्लैक होल मतलब ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और विचित्र पिंडों में से एक है। ब्लैक होल वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। इसी कारण इसे ब्लैक मतलब काला कहा जाता है, क्योंकि ये कोई प्रकाश या विकिरण मतलब रेडिएशन परावर्तित नहीं करता, तो ये अदृश्य होता है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? हॉकिंग बताते हैं कि जब कोई बहुत भारी तारा मतलब मैसिव स्टार अपना ईंधन समाप्त कर देता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर धंसने लगता है। यदि तारा बहुत बड़ा है मतलब सूरज से कई गुना भारी, तो उसका केंद्र अत्यंत घना मतलब डेंस और छोटा होता जाता है। अंत में वो इतना संकुचित हो जाता है कि एक बिंदु बन जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी या एकत्व कहा जाता है। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, इवेंट होराइजन, जिसके भीतर कुछ भी प्रवेश करे वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन इज इक्वल टू नो रिटर्न पॉइंट, जहां से वापसी असंभव है, यहां तक कि प्रकाश के लिए भी। श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस मतलब श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ट्ज़शील्ड ने पहली बार बताया कि हर वस्तु की एक ऐसी त्रिज्या होती है जहां गुरुत्व इतना बढ़ जाता है कि प्रकाश तक नहीं बच सकता। इस त्रिज्या को कहते हैं श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस मतलब इवेंट होराइजन की सीमा। उदाहरण के लिए अगर पृथ्वी को सिकोड़कर ब्लैक होल बनाया जाए तो उसका आकार लगभग 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। ब्लैक होल के प्रकार। हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल कई प्रकार के हो सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, एक विशाल तारे के ध्वंस से बना। सुपर मैसिव ब्लैक होल, आकाशगंगाओं के केंद्र में पाया जाता है, जैसे हमारी मिल्की वे के केंद्र में। और मिनी ब्लैक होल, ये बहुत छोटे आकार का हो सकता है, शायद प्रारंभिक ब्रह्मांड के समय बना हो। ब्लैक होल की खोज और प्रमाण। हालांकि ब्लैक होल को सीधा नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके आसपास के तारों की गति से इसका अस्तित्व सिद्ध होता है। जैसे अगर कोई तारा अचानक तेजी से घूम रहा हो या उसकी रोशनी बदल रही हो, तो वहां पास में एक अदृश्य भारी वस्तु मतलब ब्लैक होल मौजूद होती है। नासा और अन्य वेधशालाओं ने ऐसे कई ब्लैक होल के संकेत पाए हैं। हॉकिंग विकिरण, यह स्टीफन हॉकिंग का सबसे प्रसिद्ध योगदान है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह काला नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब रेडिएशन करता है। इसे कहा गया हॉकिंग रेडिएशन। ये विकिरण ब्लैक होल के किनारे मतलब इवेंट होराइजन पर क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होता है। इस नतीजे में ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा खोता है
और अरबों खरबों वर्षों में वाष्पित होकर समाप्त हो सकता है। ब्लैक होल की सूचना समस्या मतलब इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। हॉकिंग ने एक और रहस्य उठाया कि जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन ब्लैक होल में सब कुछ गायब हो जाता है। इस सवाल को कहा गया ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जो आज भी विज्ञान का एक अनसुलझा रहस्य है। निष्कर्ष: अध्याय के अंत में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के ऐसे द्वार हैं जो हमें प्रकृति के सबसे गहरे नियमों की झलक दिखाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी ब्लैक होल से जुड़ी हुई है और इनका अध्ययन ही हमें ये समझा सकता है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे समाप्त होगा। अध्याय 7: ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, मतलब ब्लैक होल्स आर्ट सो ब्लैक। स्टीफन हॉकिंग इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी और अद्भुत बात बताते हैं कि जिसे हम ब्लैक होल मतलब काला छिद्र कहते हैं, वो वास्तव में पूरी तरह काला नहीं होता। ब्लैक होल को पहले इस तरह समझा जाता था कि ये ब्रह्मांड का वो स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। इसी कारण इसे ब्लैक कहा गया, मतलब ऐसा क्षेत्र जो सब कुछ निगल लेता है पर कुछ भी लौटाता नहीं। लेकिन हॉकिंग ने अपनी खोजों और गणनाओं के जरिए ये दिखाया कि ब्लैक होल सिर्फ निगलते नहीं, बल्कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा का विकिरण मतलब रेडिएशन भी करते हैं। इसी विकिरण को आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्वांटम सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन्हीं उतार चढ़ाव के कारण ब्लैक होल के किनारे, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, पर कभी-कभी कण और प्रतिकण मतलब पार्टिकल एंटी पार्टिकल की जोड़ी बन जाती है। इनमें से एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है जबकि दूसरा बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया से ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल धीरे-धीरे ऊर्जा खो रहा हो, यानी वो पूरी तरह काला नहीं बल्कि हल्का सा चमकता हुआ होता है। हॉकिंग के अनुसार ये विकिरण बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन अरबों खरबों वर्षों में इससे ब्लैक होल धीरे-धीरे समाप्त मतलब इवैपोरेट हो सकता है। ये खोज विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसने सामान्य सापेक्षता मतलब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम भौतिकी मतलब क्वांटम फिजिक्स, इन दोनों के बीच एक सेतु बनाने की दिशा दिखाई। हॉकिंग ने शान ये दिखाया, स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल ऊर्जा खो सकते हैं, वे पूरी तरह स्थायी नहीं हैं और अंततः वे भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, यानी ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। चैप्टर 8: द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और भाग्य। यह अध्याय पूरी किताब का हृदय कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये किस दिशा में जा रहा है और अंततः इसका क्या होगा। नंबर 1: ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग सिद्धांत। हॉकिंग बताते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यधिक गर्म, सघन और छोटे बिंदु से उत्पन्न हुआ, जिसे हम बिग बैंग यानी महाविस्फोट कहते हैं। उस समय कोई स्थान या समय अस्तित्व में नहीं था। बिग बैंग ने न केवल पदार्थ यानी मैटर और एनर्जी को जन्म दिया, बल्कि समय और अंतरिक्ष यानी स्पेस टाइम को भी आरंभ किया। हॉकिंग कहते हैं कि बिग बैंग ब्रह्मांड में एक विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का फैलना था। नंबर 2: समय की शुरुआत। यहां हॉकिंग एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। बिग बैंग से पहले का समय कहना ही अर्थहीन है, क्योंकि पहले का अर्थ तभी होता है जब समय मौजूद हो, यानी समय की शुरुआत बिग बैंग के साथ ही हुई। इसलिए ब्रह्मांड से पहले क्या था, यह प्रश्न गलत है, क्योंकि पहले जैसी कोई अवधारणा तब थी ही नहीं। नंबर 3: ब्रह्मांड का फैलाव और विकास। हॉकिंग बताते हैं कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म था, फिर यह धीरे धीरे ठंडा हुआ, अपरमाणविक कण बने, फिर हाइड्रोजन हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। कुछ करोड़ वर्षों बाद तारे और आकाशगंगाएं बनने लगीं। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसा कि हबल ने देखा था।
नंबर 4, ब्रह्मांड का भविष्य यानी द फेट ऑफ द यूनिवर्स। यह अध्याय दो मुख्य संभावनाओं पर चर्चा करता है। ए, क्लोज्ड यूनिवर्स, ब्रह्मांड वापस सिकुड़ेगा। अगर ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ और गुरुत्वाकर्षण है तो फैलाव धीरे धीरे रुक जाएगा और ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। अंततः यह बिग क्रंच कहलाने वाली स्थिति में वापस उसी बिंदु पर सिमट सकता है जहां से यह शुरू हुआ था। हॉकिंग कहते हैं कि अगर बिग बैंग हुआ था तो बिग क्रंच भी संभव है। बी, ओपन या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा फैलेगा। अगर पदार्थ की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण उसे रोक नहीं पाएगा। इस स्थिति में ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा पर धीरे धीरे ठंडा और अंधकारमय होता जाएगा। इसे हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, जहां सब कुछ इतना ठंडा और फैल चुका होगा कि कोई भी ऊर्जा शेष नहीं रहेगी। नंबर 5, इमेजिनरी टाइम का सिद्धांत। यह हॉकिंग अपना अत्यंत प्रसिद्ध विचार पेश करते हैं। वो है इमेजिनरी टाइम यानी काल्पनिक समय। वे कहते हैं कि यदि हम समय को कल्पना यानी इमेजिनरी एक्सेस पर देखें तो बिग बैंग और बिग क्रंच का कोई आरंभ या अंत नहीं होगा, बल्कि वे एक गोलाकार लूप यानी क्लोज्ड सरफेस की तरह होंगे। जैसे पृथ्वी की सतह का कोई उत्तर या दक्षिण किनारा नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्मांड का कोई आरंभ या अंत नहीं होगा। यह एक सीमाहीन परंतु परिमित यानी फाइनाइट बट अनबाउंडेड प्रणाली होगी। नंबर 6, भगवान और ब्रह्मांड की रचना। इस अध्याय में हॉकिंग कहते हैं कि यदि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है तो हमें यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि इसे किसने बनाया। इसका अर्थ ये नहीं कि वे ईश्वर को नकारते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि प्रकृति के नियम इतने शक्तिशाली हैं कि वे स्वयं ब्रह्मांड की रचना का वर्णन कर सकते हैं। नंबर 7, निष्कर्ष यानी ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड का आरंभ बिग बैंग से हुआ था। यह लगातार फैल रहा है। इसका अंत या तो बिग क्रंच में होगा या हीट डेथ में। और यदि इमेजिनरी टाइम को सच माना जाए तो शायद ब्रह्मांड का कोई आरंभ या अंत ही नहीं है, वह अनंत सतह की तरह है। 8, स्टीफन हॉकिंग का संदेश। अगर हम ब्रह्मांड की पूर्ण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज लें तो यह मानवता की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब हम ईश्वर के मन को जानने के करीब पहुंच जाएंगे। चैप्टर 9, द एरो ऑफ टाइम यानी समय की दिशा। यह अध्याय बहुत गहरा और दार्शनिक है। इसमें स्टीफन हॉकिंग ये सवाल उठाते हैं कि समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? क्यों हम अतीत को याद रखते हैं, भविष्य को नहीं? क्या समय कभी उल्टा भी चल सकता है? नंबर 1, समय की दिशा यानी एरो का अर्थ। हॉकिंग कहते हैं कि समय स्वयं एक दिशा रखता है, जैसे कोई तीर आगे की ओर उड़ता है, इसीलिए इसे कहते हैं एरो ऑफ टाइम यानी समय का तीर। हम हमेशा देखते हैं कि बर्फ पिघलती है पर दोबारा अपने आप नहीं जमती। अंडा फूटता है पर अपने आप जुड़ता नहीं। हम बूढ़े होते हैं, जवान नहीं। यानी प्रकृति में समय की एक स्पष्ट दिशा है, अतीत से भविष्य की ओर। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? नंबर 2, 3 तरह के समय के तीर यानी 3 एरोज ऑफ टाइम। हॉकिंग बताते हैं कि समय की दिशा को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। पहला, थर्मोडायनामिक तीर। ये वो दिशा है जिसमें अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर बढ़ती जाती है। जब भी कोई प्रक्रिया होती है, जैसे बर्फ पिघलना या कॉफी में दूध मिलना, तो व्यवस्था घटती और अव्यवस्था बढ़ती है। यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। इसलिए हॉकिंग कहते हैं कि समय उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में एंट्रोपी बढ़ती है, यानी समय का बहाव, अव्यवस्था का बढ़ना। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक तीर। ये वो दिशा है जिसमें हम समय को अनुभव करते हैं। हम अतीत को याद रखते हैं पर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। हमारी स्मृतियां यानी मेमोरीज हमेशा पीछे की घटनाओं से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमारे लिए समय की दिशा हमेशा अतीत, वर्तमान और भविष्य रहती है। हॉकिंग कहते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से उसी दिशा में जीते हैं जिस दिशा में एंट्रोपी बढ़ती है। नंबर 3, ब्रह्मांड का तीर। ये ब्रह्मांड के फैलाव से जुड़ा है। ब्रह्मांड बिग बैंग से फैलना शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है। जब तक ब्रह्मांड फैल रहा है, समय आगे बढ़ता है। यदि कभी ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर दे
यानी बिग क्रंच, तो शायद समय की दिशा भी उलट सकती है। हॉकिंग यहाँ एक कल्पना रखते हैं, अगर ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगे तो क्या हम उल्टा जीने लगेंगे? क्या यादें भी उल्टी दिशा में चलेंगी? लेकिन वे खुद कहते हैं, शायद नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग और भौतिक प्रक्रियाएं भी एंट्रोपी की दिशा में ही काम करती हैं। नंबर 4, समय आगे क्यों बढ़ता है? हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, जो एक अत्यधिक व्यवस्थित अवस्था थी। समय बीतने के साथ ब्रह्मांड फैलता गया, अव्यवस्था बढ़ी और एंट्रोपी बढ़ती गई। इसलिए समय हमेशा अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि भविष्य में एंट्रोपी ज्यादा होती है। नंबर 5, यदि समय उल्टा चले तो क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से हॉकिंग कहते हैं कि भौतिकी के समीकरण यानी लॉज ऑफ फिजिक्स टाइम सिमेट्रिक हैं, यानी वे आगे और पीछे दोनों दिशाओं में सही बैठते हैं। लेकिन व्यवहार में हमारी दुनिया में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, इसलिए हमें समय केवल एक ही दिशा में दिखाई देता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से समय का उलटना असंभव है। ब्रह्मांडीय शुरुआत और अंत में समय की भूमिका। नंबर 6, यदि कभी ब्रह्मांड सिकुड़ने लगे तो हॉकिंग के इमेजिनरी टाइम सिद्धांत के अनुसार शायद समय का आरंभ और अंत ही समाप्त हो जाए, यानी समय स्वयं एक सीमित सतह हो सकता है जिसमें कोई शुरुआत या अंत नहीं है, बस एक निरंतर चक्र की तरह प्रवाह है। नंबर 6, निष्कर्ष, समय की सच्चाई। स्टीफन हॉकिंग इस अध्याय में अंत में कहते हैं, समय का तीर ब्रह्मांड की शुरुआत के साथ चला था। जब तक ब्रह्मांड फैलेगा, समय आगे बढ़ेगा, और जब ब्रह्मांड ठंडा पड़ेगा, समय की दिशा भी अर्थहीन हो जाएगी। शब्दों में समझें। पहलू, समय की दिशा। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर, यादें अतीत की ओर, ब्रह्मांड फैलाव की दिशा में, एंट्रोपी अव्यवस्था बढ़ती रहती है। हॉकिंग का दार्शनिक संदेश, हम समय की धारा में तैरते हुए यात्री हैं। हम अतीत को जानते हैं क्योंकि एंट्रोपी वहां कम थी, और भविष्य की कल्पना करते हैं क्योंकि वो अभी अनिश्चित है। चैप्टर 10, वर्म होल्स एंड टाइम ट्रैवल। यह अध्याय विज्ञान और कल्पना के संगम जैसा है, जहां स्टीफन हॉकिंग हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में समय में आगे या पीछे यात्रा यानी टाइम ट्रैवल संभव है? क्या वर्म होल जैसी कोई चीज वास्तव में हो सकती है? नंबर 1, समय यात्रा का विचार। हॉकिंग कहते हैं कि समय यात्रा सदियों से मानव की सबसे बड़ी कल्पना रही है। कहानियों, फिल्मों और मिथकों में हम अक्सर सुनते हैं, कोई व्यक्ति अतीत में जाकर इतिहास बदल देता है, कोई भविष्य में जाकर अपनी किस्मत देख लेता है। लेकिन क्या विज्ञान में भी ये संभव है? यही सवाल इस अध्याय का केंद्र है। नंबर 2, समय और स्थान एक ही वस्तु है। हॉकिंग याद दिलाते हैं कि आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर एक स्पेस टाइम बनाते हैं। मतलब जब आप स्पेस में चलते हैं तो आप समय में भी आगे बढ़ रहे होते हैं। इसलिए अगर हम स्पेस टाइम को मोड़ या झुका सकें तो समय में आगे या पीछे यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। नंबर 3, वर्म होल क्या होता है? हॉकिंग समझाते हैं कि वर्म होल यानी कृत्रिम रिवर स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट जैसा होता है। इसे आप ऐसे समझें, अगर ब्रह्मांड एक कागज की शीट की तरह है तो वर्म होल उस शीट को मोड़कर दो दूर बिंदुओं को एक सुरंग से जोड़ देता है, यानी वर्म होल ब्रह्मांड में दो जगहों या दो समयों को जोड़ने वाली सुरंग। चौथा, वर्म होल का वैज्ञानिक आधार। आइंस्टीन और नाथन रोजन ने 1935 में आइंस्टीन-रोजन ब्रिज नाम का एक विचार दिया था। यही वर्म होल की शुरुआती अवधारणा थी। गणितीय रूप से यह संभव है, लेकिन समस्या ये है कि वर्म होल बहुत छोटा और अस्थिर होता है। ये बनते ही ध्वस्त हो जाता है। इसलिए इसे स्थायी बनाए रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी या एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, जो अभी तक सिर्फ सिद्धांत में मौजूद है। पांचवा, क्या वर्म होल से समय यात्रा संभव है? हॉकिंग बताते हैं कि अगर कोई वर्म होल स्थिर बनाया जा सके तो उसका एक छोर भविष्य में और दूसरा अतीत में हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक वर्म होल बनाते हैं, उसका एक सिरा धरती पर है, दूसरा सिरा किसी अंतरिक्ष यान पर। अगर वो यान प्रकाश की गति के करीब चले तो समय प्रसरण यानी टाइम डायलेशन होगा। जब वो यान वापस लौटेगा
तो दोनों सिरों के बीच समय का फर्क बन चुका होगा। इस स्थिति में अगर आप उस वर्म होल से गुजरें तो आप अतीत या भविष्य में पहुंच सकते हैं। छठा, समय यात्रा के विरोधाभास। हॉकिंग ने समय यात्रा के साथ आने वाले तार्किक विरोधाभासों को भी बताया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दादा विरोधाभास। अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार दें तो आपका जन्म ही नहीं होगा, और अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर उन्हें मारने कैसे गए? ये एक तर्कीय लूप बन जाता है जो बताता है कि अतीत में हस्तक्षेप शायद संभव नहीं है। सातवां, हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। हॉकिंग ने एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तावित किया, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। इसका मतलब है प्रकृति स्वयं समय यात्रा को रोकने की व्यवस्था करती है। यानी अगर कोई वर्महोल या टाइम मशीन अतीत में जाने की कोशिश करेगा तो क्वांटम प्रभाव या ऊर्जा के विस्फोट उसे तुरंत नष्ट कर देंगे। इसलिए समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव लेकिन व्यावहारिक रूप से असंभव है। आठवां, हॉकिंग का निष्कर्ष। हॉकिंग इस अध्याय के अंत में कहते हैं, समय यात्रा की अवधारणा गणितीय रूप से संभव है, लेकिन प्रकृति शायद हमें इसके साथ खेलने नहीं देगी। वो ये भी मानते हैं कि भविष्य में क्वांटम ग्रेविटी की समझ शायद हमें नए रास्ते दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना और गणना तक सीमित है। सारांश सरल भाषा में। विषय, अर्थ, वर्म होल, स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सुरंगनुमा रास्ता। समय यात्रा, स्पेस टाइम के माध्यम से अतीत या भविष्य में जाना। समस्या, वर्म होल अस्थिर है और समय यात्रा तर्क विरोधी। हॉकिंग का निष्कर्ष, प्रकृति खुद टाइम ट्रैवल को रोकती है। क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन। स्टीफन हॉकिंग का अंतिम विचार, अगर समय यात्रा संभव होती तो अब तक भविष्य के लोग हमसे मिलने आ चुके होते। इस एक पंक्ति से उन्होंने व्यंग में ये कह दिया कि शायद समय यात्रा का सपना हमेशा सपना ही रहेगा, लेकिन उसे समझने की कोशिश ही साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब हम पहुंच गए हैं स्टीफन हॉकिंग की महान पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंतिम अध्याय पर, जहां विज्ञान अपने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करता है। अध्याय 11, भौतिकी का एकीकरण। ये अध्याय विज्ञान की अंतिम खोज के बारे में है, एक ऐसी एकीकृत सिद्धांत या यूनिफाइड थ्योरी की तलाश जो पूरे ब्रह्मांड की हर घटना, हर नियम और हर शक्ति को एक सूत्र में बांध दे। हॉकिंग इसे कहते हैं थियरी ऑफ एवरीथिंग, सर्व सिद्धांत। पहला, साइंस की सबसे बड़ी यात्रा। हॉकिंग बताते हैं कि इतिहास में हर दौर में साइंस ने विभाजन से एकीकरण की ओर यात्रा की है। उदाहरण के लिए, युग, वैज्ञानिक, क्या एकीकृत किया गया? 17वीं सदी, न्यूटन, पृथ्वी और अंतरिक्ष की गति यानी एक ही गुरुत्वाकर्षण नियम। 19वीं सदी, मैक्सवेल, बिजली और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 20वीं सदी, आइंस्टीन, स्थान और समय यानी स्पेस टाइम। आधुनिक युग, हॉकिंग और अन्य, सब कुछ यानी थियरी ऑफ एवरीथिंग। दूसरा, वर्तमान में ज्ञात 4 मूलभूत बल। हॉकिंग हमें बताते हैं कि आज के विज्ञान में पूरा ब्रह्मांड 4 मूलभूत बलों से संचालित है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी, जो ग्रहों और सितारों को बांधता है। विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रकाश, बिजली, चुंबक आदि। सशक्त नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, परमाणु के केंद्र को जोड़ता है। दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेडियोधर्मिक क्षय में काम करता है। अब चुनौती ये है कि क्या ये चारों बल एक ही स्रोत से निकले हैं? तीसरा, एकीकरण की दिशा में वैज्ञानिक प्रयास। विद्युत और दुर्बल बल का एकीकरण। 1960 में शेल्डन ग्लैशव, स्टीवन वाइनबर्ग और अब्दुल सलाम ने दिखाया कि विद्युत बल और दुर्बल बल एक ही चीज हैं। इसे कहा गया इलेक्ट्रोवेग थियरी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब 3 बलों में से 2 एकीकृत हो गए थे, लेकिन 2 अब भी बचे थे, यानी स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटी। चौथा, ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर कोशिश की कि सशक्त नाभिकीय बल को भी इलेक्ट्रोवेग बल के साथ जोड़ दें। इससे बनी ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। ये सिद्धांत बताता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड यानी बिग बैंग के पहले के कुछ क्षणों में ये तीनों बल एक थे, और जैसे जैसे तापमान घटा ये अलग अलग रूपों में विभाजित हो गए। लेकिन ग्रेविटी अभी भी बाहर है। वो सबसे अजीब और कमजोर बल है जो बाकी तीनों के साथ आसानी से नहीं जुड़ पाता। पांचवा, गुरुत्वाकर्षण को जोड़ने की चुनौती। हॉकिंग बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को क्वांटम स्तर पर समझना सबसे कठिन है, क्योंकि आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी काम करता है बड़े मापे पर, यानी ग्रहों, तारे, और क्वांटम मैकेनिक्स काम करता है सूक्ष्म स्तर पर, यानी परमाणु कण।
लेकिन जब हम दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लैक होल या बिग बैंग की स्थिति में, तो दोनों सिद्धांत टकरा जाते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को चाहिए एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। छठा, सुपर स्ट्रिंग थियरी। हॉकिंग बताते हैं कि सबसे संभावित उम्मीदवार है स्ट्रिंग थियरी। इसमें कहा गया है ब्रह्मांड के मूलभूत कण यानी इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स आदि बिंदु नहीं बल्कि कंपन करती हुई सूक्ष्म तारे हैं। एक कंपन एक अलग कण बनाता है, जैसे गिटार की अलग अलग धुनें। ये सिद्धांत बताता है कि अगर हम सही तरीके से देखें तो चारों बल एक ही सुपर फोर्स से बने हैं जो स्ट्रिंग्स के कंपन से उत्पन्न हुए हैं। सातवां, थियरी ऑफ एवरीथिंग, अंतिम सपना। हॉकिंग का मानना है कि एक दिन साइंस ऐसा सिद्धांत बना सकेगा जो बताएगा ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में है, ये कैसे शुरू हुआ और इसके हर नियम का एक ही मूल क्या है। इसे वे कहते हैं थियोरी ऑफ एवरीथिंग। ये वही पल होगा जब भगवान का मन जानने का सपना पूरा होगा। ये हॉकिंग की किताब की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है। इफ वी फाइंड द आंसर टू दैट, इट वुड बी द अल्टीमेट ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन रीजन, फॉर देन वी वुड नो द माइंड ऑफ गॉड। आठवां, स्टीफन हॉकिंग का विनम्र निष्कर्ष। हॉकिंग कहते हैं कि शायद ये सिद्धांत हमें मिल जाए, शायद नहीं, लेकिन उस खोज की यात्रा ही साइंस की असली खूबसूरती है। वे लिखते हैं, भविष्य में शायद हम वो सूत्र पालें जो सब कुछ समझा सके, लेकिन तब भी ये सवाल रहेगा कि ये सूत्र है ही ऐसा क्यों। इस एक वाक्य में उन्होंने साइंस की विनम्रता दिखा दी कि हर उत्तर के बाद भी एक नया प्रश्न जरूर जन्म लेता है। सारांश सरल भाषा में। बिंदु, विवरण। पहला, साइंस की यात्रा एकीकरण की दिशा में है। दूसरा, ब्रह्मांड 4 बलों से संचालित है। तीसरा, इनमें से 3 यानी इलेक्ट्रोवेक प्लस स्ट्रॉन्ग एकीकृत हो सकते हैं। चौथा, ग्रेविटी को जोड़ना सबसे कठिन काम है। पांचवां, स्ट्रिंग थियरी एक संभावित समाधान है। छठा, थियरी ऑफ एवरीथिंग का लक्ष्य है सब कुछ एक सूत्र में समझना। हॉकिंग का अंतिम संदेश, हम सब ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जान सके हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग ने हमें यह सिखाया कि सीमाएं शरीर की नहीं होती, सोच की होती हैं। जब तक सवाल पूछने की हिम्मत है, तब तक ब्रह्मांड भी हमारे लिए खुला है। उन्होंने कहा था, When we understand the universe, we will know the mind of God। और शायद यही इंसान होने का असली अर्थ है, लगातार सीखते रहना, लगातार समझने की कोशिश करते रहना। ये थी स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सुन रहे थे आप 10 PM ऑडियो बुक्स पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।